हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहुलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास एवं उसकी प्रमुख घटनाएं। हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितना भी सिलेबस है आपका वो कवर करेंगे यहाँ से वीडियोस के माध्यम से। और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को जैसे आप खोलेंगे तो आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस टेस्ट सीरीज को अगर आप देंगे तो उससे आपके सिलेबस की जो तैयारी है और अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज है, ये बिल्कुल आपकी मुफ्त में ही रहेगी। तो अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दें और वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इतिहास को देख लेते, इतिहास क्या है। तो बीता हुआ समय, बीता हुआ समय ही क्या है, इतिहास है। अब जो गुजर गया है, आज से जो भी समय बीता हुआ समय है, ठीक है, या फिर बीता हुआ समय, ये हो गया इतिहास। अब इतिहास से ये एक इसकी जो गाथा है वो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या किया, इतिहास को जब समझा तो ये इतिहास है जो मानव निर्माण की प्रक्रिया है। मानव निर्माण के बाद फिर क्या हुआ, एक मानव ने किस तरह से एक असभ्य मानव से सभ्य मानव की ओर अपना रूप परिवर्तित किया, वो सब इस इतिहास में आता है। तो इतिहास है, तो इतिहास को समझने के लिए हमारे पुरातात्विक जो भी पुरातात्विज्ञ थे या फिर इतिहासकार है, उन्होंने इतिहास को क्या करा, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में इसलिए बांट दिया ताकि हम इतिहास को समझ सके कि किस तरह से हमारे पूर्वज हुआ करते थे और किस प्रकार का उन्होंने समय व्यतीत किया था। तो इतिहास है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है, या फिर 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। इतिहास के जो 3 भाग हैं उसमें जो पहला आता है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब इनको डिवाइड करके रखा, नाम दे दिया यहां पर कि ये चीजें यहां पर हुई थी और ये चीजें यहां पर हुई हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल है। अब ये क्या है, जो पूर्वजों का जो समय है या आदि मानव का जो समय है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल है, ये सबसे पुरानी अवस्था है। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये कौन सी भाषा लिखी जा रही है, कौन सी भाषा बोली जा रही है। तो प्रागैतिहासिक काल है ना, तो इसमें क्या हुआ था, लिपि और जो भाषा है, लिपि एवं भाषा का विकास नहीं, ठीक है। तो यहां पर सीधा सा है, लिपि एवं भाषा अनुपस्थित थी, मतलब आदि मानव को किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। लिपि एवं भाषा अनुपस्थित हो गई। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या हुआ, लिपि एवं भाषा दोनों उपस्थित थे, लिपि एवं भाषा दोनों उपस्थित, लेकिन क्या हुआ, ये हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहाँ पे चीजें समझे यहाँ पर कि लिपि एवं भाषा उपस्थित है लेकिन वो कैसी है, अपठनीय है। और यहाँ पर जो लिपि एवं भाषा अनुपस्थित है, तो इस कालखंड का जो ये प्रागैतिहासिक काल है, तो इसका अध्ययन कैसे किया, तो इसका अध्ययन किया पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। अब पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो पुराने जो जमाने की जो भी चीजें थी उसका अध्ययन करा, तो वो क्या कहलाए, आपके पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य मतलब सीधा सा है, एक मृद भांड आता है। मृद भांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन हो गए हैं, या फिर पुराने जो घर वगैरह हुए हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल और पुरातात्विक साक्ष्य जो थे उन्हीं के आधार पर हमने प्रागैतिहासिक कालखंड को विभाजित कर दिया। आद्य ऐतिहासिक काल है, लिपि एवं भाषा उपस्थित लेकिन अपठनीय है। मतलब सीधा सा ये है, वो भाषा है ना जिस समय काल के थी, वो लोग उस भाषा को पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन हमारे द्वारा उस भाषा को समझा और पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों, क्योंकि उस समय की जो चीजें हैं वो हमारी समझ से बिल्कुल परे हो गई है। तो यहां पर भी क्या हुआ, अब यहां पर भी सीधा का सीधा यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य
ये पुरातात्विक साक्ष्य है ना, तो इन्हीं आधार पर हमने क्या किया, इस कालखंड को विभाजित कर दिया कि हाँ भैया एक ऐसी चीज थी जहां पर पुरातात्विक आधार पर आदि ऐतिहासिक काल का समयकाल भी हुआ। लेकिन फिर आता है कौन सा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें हमने क्या किया, लिपि एवं भाषा दोनों उपस्थित थी, और दोनों उपस्थित होने के साथ ही ये जो कालखंड है इसकी दोनों की दोनों चीजों की हमें क्या हो गई, समझ हो गई कि हाँ हमने यहाँ पर क्या लिखा था, क्या पढ़ा था और इसका क्या परिणाम निकला या फिर क्या उसका अर्थ निकला। लिपि एवं भाषा उपस्थित और पठनीय थी। लिपि एवं भाषा उपस्थित और पठनीय, यहां पे भी हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य तो ऐसा है कि ये सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो समय काल है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, तो प्रागैतिहासिक काल है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि प्रागैतिहासिक काल है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो पहले तो ये बताना है कि आदि मानव जो हुआ करते थे वो किसका उपयोग करते थे, वो उनके जीवन का कोई आधार नहीं था। जीवन का आधार क्या था, सिर्फ शिकार करना, खाना बनाना और खाना, और बिल्कुल मस्त तरीके से सोना, ऐश करना, ये उनकी जिंदगी का आधार था। लेकिन प्रागैतिहासिक काल जो है इसको एक नाम दिया गया है, पाषाण काल। अब पाषाण काल मतलब सीधा सा है कि वह समय जो पूरा का पूरा पत्थर से बना था या पत्थर का ही उपयोग उसमें हुआ करता था। इसमें आदि मानव कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग करते थे अपनी दिनचर्या के कार्य करने के लिए, तो पाषाण काल है। तो प्रागैतिहासिक काल है ना, ये पाषाण काल पर आधारित है। और ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। 3 भागों का ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल के अंतर्गत जो आते हैं कि पूरा पाषाण काल से क्या साक्ष्य मिले हैं, नव पाषाण काल से क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। तो पूरा जो पत्थर का समय काल था वो था पूरा पाषाण काल, और जो दूसरा समय काल आता है पत्थर से थोड़ा सा हम आगे की ओर गए, मतलब यहाँ पे भी पत्थर का ही उपयोग होता था, लेकिन यह मध्य पाषाण काल है। और फिर क्या हुआ, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तीनों चीजें आ रही समझ में कि पूरा पाषाण काल है। देखो अब पूरा पाषाण काल की कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने क्या करा, इस पूरा पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण को समझने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, मानव में कुछ विकास हुआ, विकास की प्रक्रियाओं की ओर वो आगे बढ़ा, और फिर क्या करा उसने, अपने जीवन में कुछ सुधार किए। तो पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है उसको इतिहासकारों ने बताया है। ये सिर्फ माना है ना, जैसे हमने एक विषुवत रेखा को माना है, कर्क रेखा को माना है, मकर रेखा को माना है, वो जिस तरह से रेखाएं हमने पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर या मानचित्र के ऊपर मानी है वो है नहीं। ये तो कहाँ है, दिखती है क्या वो हमें, नहीं, वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक समय है जो माना जाता है पूरा पाषाण काल का। ये शुरुआत होती है इसकी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो पूरा पाषाण काल का हुआ करता था। मध्य पाषाण काल है तो 9 के बाद 10 के बाद आपका आता है 9, तो 9,000 ईसा पूर्व से लेके कितना 4,000 ईसा पूर्व का जो समय है। और तीसरा जो समय काल है वो आ जाएगा 4,000 ईसा पूर्व से लेके 2,500 मतलब 2,500 ईसा पूर्व का जो समय है। तो चीजें यहां पे ध्यान रखना है कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 का जो समय काल है ईसा पूर्व का वो पूरा पाषाण काल का है। 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो मध्य पाषाण काल का, और नव पाषाण काल है वो 4,000 ईसा पूर्व से लेके 2,500 ईसा पूर्व का। ये माना है इतिहासकारों ने, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले रहा है, सिर्फ इतना अनुमान बताते हैं, क्योंकि ये इतिहासकार तो अभी ये क्या घुस गए थे क्या और भूतकाल में, कोई नहीं घुसा, सिर्फ एक अनुमानित चीजें बताई इन्होंने यहाँ पर। तो ये जो समय काल है पूरा पाषाण काल का, यहाँ पर पूरा पत्थर युगीन सभ्यता थी। अब इनका कालखंड देख लिया है तो यहाँ पर एक और समय काल है, कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल है। तो आदि ऐतिहासिक काल में कुछ चीजें यहाँ पर देखें,
अब पुरातात्विक साक्ष्य में यहाँ से मिटा रहा हूँ, तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य आपको देखने हैं, लेकिन चीज़ें फिर इसकी समय अवधि भी आप साथ में देख लीजिए कि इसकी समय अवधि कहाँ से क्या रहेगी। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ये जो आदि ऐतिहासिक काल है इसका जो समय काल माना जाता है, लेकिन समय काल मानने से पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, पढ़ा होगा आपने भारतीय इतिहास में, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या फिर जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, जो क्या हुआ सिंधु नदी घाटी के आसपास क्षेत्र में हुए और बाढ़ या भयंकर भूकंप वगैरह आया, उसके कारण ये पूर्णतः से नष्ट हो गई। और जो दूसरी जो कालखंड है हमारा, ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद जो आती है एक आर्यों के द्वारा शुरू की गई सभ्यता है, वो वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले सिंधु सभ्यता। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो आप लोग, है ना, ये 5 से 10,000 ईसा पूर्व, असला ईसा पूर्व से 10,000 पे आए थे, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व पे आए, और 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक आए। अब ईसा पूर्व एक समय एक शब्द आता है यहाँ पर, है ना, तो पहले ईसा पूर्व को देख ले हम, ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व मतलब सीधा सा इसे बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, एक बार और सुनना, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय वो जो है वो है ईसा पूर्व। अब ईसा मसीह का जो जन्म है उसको ही हमने पहले सन के रूप में काउंट किया है कि ये पहला सन जो है वो ईसा मसीह का, एक साल उसको माना है हमने, ठीक है, मतलब पहला वर्ष मान लिया आप लोगों ने। लेकिन उसके बाद अभी जो समय काल चल रहा है वो 2021 है। तो 2021 मतलब आज से 1021 साल पहले किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, कितना पहले, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब 5 लाख साल जो थे आपके, वो समय काल है, वो आपका इसके बाद काउंट होगा। आ रहा समझ में। तो ईसा मसीह के जन्म का जो समय काल है वो ईसा पूर्व कहलाया। लेकिन एक और शब्द आता है ईस्वी, ईस्वी जिसे हम बोलते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो ईसा मसीह के बाद का समय, ये मैंने पहला 1 वर्ष माना था, ये इनका जन्म हुआ था। तो ये जो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 का ईसा पूर्व का समय, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल है। और एडी मतलब एनो डोमिनी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। तो अभी जो चल रही है ना वो क्या चल रही है, एडी चल रही है, मतलब 2021 जो चल रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। और इसके पहले का समय वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 का, वो आपका ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है। ठीक है, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व हो गया, आपका मध्यकाल हो जाएगा। 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, और सिंधु सभ्यता 2,400 ईसा पूर्व से 2,400 ईसा पूर्व से लगभग 1,700 ईसा पूर्व तक। 2,400 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल आता है। और उसके बाद जो आता है वो आती है वैदिक सभ्यता। देखो, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से भारतीय इतिहास के परिदृश्य में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे समय काल देख लीजिए कि वैदिक सभ्यता है ना, ये 2 भागों में बटी हुई थी। एक पूर्व वैदिक सभ्यता हुआ करती थी और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता हुआ करती थी। तो पूर्व वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ से ये ना एटलीस्ट यहाँ पे माना जाता है इसके बाद का जो समय है बोले 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो पूर्व वैदिक सभ्यता का समय काल है। और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो हुआ उत्तर वैदिक काल का। मतलब ये कालखंड में लोगों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, शूद्र यहाँ पर आए थे नहीं आए थे, कर्म व्यवस्था क्या थी, जन्म व्यवस्था क्या थी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पार्टीशन ने डिवाइड कर रखा है। तो पूर्व वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता है। उत्तर वैदिक सभ्यता वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व जैसे ही होता है और पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष शक्ति का अवतार आता है। ठीक है, वो शक्ति है कौन सा, गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया ज्योति पुंज भी कहा जाता है। जो ध्यान है ना, ध्यान के लिए अगर किसी को जाना जाएगा तो वो है गौतम बुद्ध है।
तो गौतम बुद्ध का जो समय काल है उसके साथ ही यहाँ भारत में क्या होगा, महाजनपदों का दौर शुरू होगा। महाजनपदों का दौर मतलब यहाँ पे क्या होगा, राज शासन व्यवस्थाएं प्रारंभ होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हर्यक वंश आएंगे, उसके बाद आपके मौर्य वंश, गुप्त वंश, और धीरे 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 हम आगे की ओर बढ़ेंगे और वर्तमान की ओर पहुंचेंगे। तो ये चीज़ें आ रही है समझ में आपको। तो 600 ईसा पूर्व तक का जो मैंने समय बताया है, तो पहले हम यहाँ तक का देख लें और सिलेबस जो भी आगे बढ़ेगा उसके आगे फिर हम 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इतिहास क्या है। तो बीता हुआ समय या गुजरा हुआ अतीत ही क्या है, इतिहास है। लेकिन उसके बाद इतिहास है, इतिहास के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार की लिपि एवं भाषा उपस्थित नहीं थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन और पुराने भवन, ठीक है, जो आदि मानव के द्वारा उपयोग में किए गए थे या फिर उनके अवशेष मिले वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनी हुई है, घर बने हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि एवं जो भाषा है वो उपस्थित तो है लेकिन अपठनीय है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी जानता है, अगर उसको कोई उर्दू में लिख के दे देगा तो क्या वो समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो सभ्यताएं हुई थी, इन्होंने भी अपनी लिपि एवं भाषा का उपयोग किया, और लेकिन वो पुरातात्विक साक्ष्य छोड़ गए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें उसकी समझ है, लेकिन हम जो वर्तमान में है इसकी हमें समझ नहीं है। तो लिपि एवं भाषा उपस्थित लेकिन अपठनीय है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल है, तो पाषाण काल है मतलब पूरा पत्थर युगीन सभ्यता है, 3 भागों में बांटी है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल जो 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक, और लास्ट जो बचता है वो है नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व का समय काल है। इतना क्लियर है। उसके बाद वापिस यहाँ पे आ जाइए, प्रागैतिहासिक का ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। ये शुरुआत होती नव पाषाण काल के बाद, मतलब 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल या वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसमें लिपि एवं भाषा उपस्थित है। वैदिक सभ्यता है जो 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब महाजनपदों का दौर शुरू करेंगे। ईसा पूर्व में समझ में आ गया, ईसा मसीह के जन्म के पहला का समय ईसा पूर्व हो गया, और एडी मतलब एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके आगे हम शुरू करेंगे। फिर इतिहास के काल विभाजन के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है वो पाषाणकालीन सभ्यता का भाग है। तो पहला भाग पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण काल है। इसकी समय अवधि मैंने यहाँ पे बताई थी आप लोगों को, जो आपने ध्यान दी हो तो, कहाँ से 5 लाख ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक मानी थी एवरेजिंग, लगभग हमने 5 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व का जो समय काल था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुआ करता था। और पूरा पाषाण काल है, ये जो है ना, ये सीधा सा है पत्थर युग है। कौन सा? पत्थर युग। क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जिसका उपयोग होता था, वो जो पदार्थ है या फिर एक तरीके से आप किसी भी रूप में ले लो उसको, वो जो उपयोग होता था वो पत्थर। तो पत्थर युग है पाषाण काल, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब मानव का यहाँ पे क्या क्या, मानव नहीं, आदि मानव, असभ्य मानव है यहाँ पर। असभ्य मानव जो है उसके जीवन का जो आधार था, मतलब वो क्या करता था, क्या चीजें वहां पर उसके द्वारा उपयोग में ली जाती थी। तो पहले तो ये पेट भरना है, तो जीवन का आधार क्या था? शिकार। जीवन का आधार शिकार हुआ करता था। और ये जो शिकार होते थे ना, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? औजार की। तो औजार जो बने हुआ करते थे वो भी किसके? पत्थर के बने होते थे। तो जीवन का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था, शिकार पत्थर से करता था। अब फिर क्या हुआ? पहले प्रारंभिक अवस्था में फल फ्रूट्स कंदमूल वगैरह खाते थे, फिर यहाँ पर शिकार करने लगे। पहले कच्चा खाया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये एक घटना हुई उसके साथ में कि 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने के बाद कुछ पत्ते सूखे थे, उसके ऊपर चिंगारी गिरी। वो चिंगारी बनने के बाद क्या हुई? आग का उत्पन्न हुआ, मतलब आग उत्पन्न हो गई वहां पे। और आग का उपयोग ही उसने क्या किया? कच्चे मांस को पका के खाने में उसका उपयोग किया। और फिर धीरे धीरे क्या करा? एक मसाल बनाई। मसाल बनाने के बाद क्या हुआ? उसने जो जंगली जानवर है उससे पशु वगैरह हुआ करते थे जो मानव के लिए खतरनाक थे,
तो उससे उन्होंने शिकार मतलब उससे सुरक्षा के लिए उसका उपयोग किया आग का, और धीरे धीरे क्या हुआ, अपने शरीर के ऊपर भी धीरे धीरे उसमें कुछ चिंगारियां गिरी, जिसके कारण उसके शरीर के ऊपर से बालों का भी जो था एक जो कवर किए हुए थे उसका भी क्या हुई, समाप्त हुई। इसको समझने से पहले आप एक मेंटोस का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, वो मेंटोस का एक है दद्दू वाला, देखा हो कभी आपने, जिसमें 5 लाख ईसा पूर्व का जो समय काल है ना, वो 5 या मतलब 50 सेकंड में पूरा उसको बता दिया गया है। तो वो जो देखेंगे आप वीडियो, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जीवन का आधार है शिकार, और औजार होते थे वो पत्थर के बने होते थे। और यहां पर अब थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आग का आविष्कार हो चुका था, अब मानव ने यहां पर आग का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। अब ये तो पूरा पाषाण काल की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन हमें किसके संदर्भ में देखना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखना है। तो मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल का क्या संबंध है, तो पूरा पाषाण काल के मध्य प्रदेश में से भी क्या मिले हैं, स्थल मिले हैं। और ये स्थल कहाँ से मिले हैं, ये स्थल हमें बहुत सारी जगह से मिले हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है भीमबेटका। भीमबेटका सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन गुफा समूह है पूरे विश्व का, ठीक है। तो ये भीमबेटका कहाँ पर है, ये रायसेन जिले में आती है। और उसके साथ ही जो दूसरा स्थल है वो आपका आदमगढ़ है। आदमगढ़ ये फेमस स्थल है, आदमगढ़ की गुफाएं भी आती है। और ये आदमगढ़ कहाँ पर है, ये पंचमढ़ी के पास में है, लेकिन जिला कौन सा लगता है, होशंगाबाद। तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में हो गई आदमगढ़ की गुफाएं। और फेमस है, ठीक है, हुसैन का शहर हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी कहाँ पर है, जावरा, ठीक है। तो ये एक स्थल है यहाँ पर जावरा, और जावरा किस जिले का भाग है, रतलाम जिले का भाग है। तो ये जो प्रमुख स्थल हुए ना, तो ये चीजें यहाँ पर देखनी है हमें कि भीमबेटका, रायसेन, आदमगढ़, होशंगाबाद और जावरा, रतलाम, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है जो मध्य प्रदेश में अभी भी मौजूद है। ये स्थल हो गए, लेकिन उसके बाद में क्या आई, नदी घाटियां। देखिए नदी घाटियां से क्या संबंध है, जो मनुष्य है ना, अब उसने खाना तो खा लिया, लेकिन खाना खाए बिना रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए क्या करा, जो उसके निवास की जो स्थल हुआ करता था या फिर जहां पर वो रहता था, वो नदी के आसपास का क्षेत्र ही हुआ करता था। तो नदियां घाटियां जो हुई इसमें मध्य प्रदेश में, वो आपकी एक सबसे प्राचीन, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नदी अगर आपसे पूछते हैं तो वो कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा के साथ में अमरकंटक से कौन निकलती है, सोन। और सोन के बाद फिर क्या, चंबल। जो हिला पे मत जाना, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। ये पूरा तात्विक स्थल पढ़ रहे हैं, ना कि नदियों का उद्गम, ठीक है। नदियों का उद्गम होगा, लेकिन यहां पर नर्मदा, सोन और चंबल, ये पूरा तात्विक या फिर क्या है, पूरा पाषाण काल से संबंधित नदी घाटियां है। क्लियर, यहां तक ये स्थल हो गए और नदी घाटियां हो गए। अब मध्य प्रदेश में क्या, ये जो औजार मिले हैं, ठीक है, ये पत्थर का जो औजार मिला है ना, ये औजार कहां से मिला है, संग्रामपुर घाटी। संग्रामपुर घाटी से मिला है। और ये संग्रामपुर घाटी किस जिले का भाग है, तो संग्रामपुर घाटी है दमोह में। याद रखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संग्रामपुर घाटी जिससे औजार प्राप्त हुए पूरा पाषाण काल से संबंधित, वो किस जिले का भाग है, दमोह। किस जिले का भाग है, दमोह, रानी दमवंती का शहर है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, यहां से और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि अब ये नर्मदा है, अब नर्मदा कहां से निकलती है, ये सबको पता है, नहीं पता तो सुन लो। अमरकंटक, अमरकंटक कहां पर है, अमरकंटक ये अनूपपुर में, और अनूपपुर जो जिला है, ठीक है, अनूपपुर, अमरकंटक अनूपपुर, ये आपका जिला बिल्कुल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर से लेके होशंगाबाद तक, होशंगाबाद तक। तो अमरकंटक अनूपपुर से लेके होशंगाबाद तक पूरा पाषाण काल से संबंधित जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं, जंतुओं के जीवाश्म। ध्यान रहेगा, नहीं रहेगा तो यहां पे देख लीजिए आप लोग एक बार शॉर्टली यहां पे। ये मध्य प्रदेश है और ये अमरकंटक अनूपपुर, ये जो लाइन लेंथ जा रही है ना आपका, और ये यहाँ पे क्या आ गया, होशंगाबाद। तो अमरकंटक से लेके होशंगाबाद तक क्या मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं स्तनधारी, किसके, स्तनधारी जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो नदी घाटी क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, अमरकंटक से लेके होशंगाबाद तक, ये कौन सी है,
नर्मदा है, इसलिए मैप में दिखाया गया ताकि याद रहे कि सबसे ज्यादा अगर स्थल प्राप्त हुए तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पूरा पाषाणकालीन स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पे सोन भी आएगा, चंबल भी आएगा और नर्मदा भी आएगा, लेकिन आंसर यहां पे बताना है आपको कि सर्वाधिक पूरा पाषाणकालीन स्थल, याद रहेगा सर्वाधिक पूरा पाषाणकालीन स्थल, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल ये मिले हैं नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया अमरकंटक से लेके होशंगाबाद तक और सर्वाधिक स्थल भी यहाँ पे मिल गए हैं। फिर क्या हुआ, इसी नर्मदा घाटी से क्या मिला, इस नर्मदा घाटी से मिला नर्मदा मानव। ठीक है, नर्मदा मानव मतलब मानव खोपड़ी, किसकी बात कर रहे हैं, मानव खोपड़ी के जीवाश्म। मानव खोपड़ी के जीवाश्म कहां से मिले, क्वेश्चन बनेगा यहां से कि मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं आपके नर्मदा में, और नर्मदा में किस क्षेत्र में, तो ये मिला है हथनोरा। हथनोरा, हथनोरा जो है ना वो किस जिले का भाग है, सीहोर, हथनोरा सीहोर। तो ध्यान रखना है कि मानव खोपड़ी के जीवाश्म हथनोरा सीहोर से मिले हैं। और फिर क्या, इस मानव खोपड़ी के इस जीवाश्मों को कहा जाता है नर्मदा मानव, नर्मदा मानव। ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जो मानव का जो अधिवास क्षेत्र हुआ है या निवास का जो क्षेत्र हुआ है वो कहां पर हुआ, वो नर्मदा नदी के क्षेत्र के पास में ही हुआ। तो चीजें यहीं पे ध्यान रखनी है, नर्मदा मानव खोपड़ी या नर्मदा मानव खोपड़ी के जीवास हथनोरा सीहोर से मिले हैं और इसको ही क्या बोला, नर्मदा मानव बोला। अब उसके बाद फिर नर्मदा क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक चीज यहां पर मिली कि ये जो नर्मदा मानव है ना, इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। तो यहां पे क्या हुआ, 5 दिसंबर 1982 को एक पुरातात्विक जो हुआ करते थे डॉक्टर अरुण सोनकिया, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया साहब गए हैं ये और इनको मिल गए यहाँ पर जीवाश्म। तो चीजें यहाँ पर हो रही क्लियर। तो अरुण सोनकिया का संबंध अगर पूछता है किस नदी घाटी से है, तो नर्मदा नदी घाटी से, यहीं पे बता देना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और स्थल है यहाँ पर महादेव पिपरिया। अब ये ना औजार मिले ना आपको, यहाँ पर औजार तो पत्थर के संग्रामपुर दमोह घाटी से मिल गए, लेकिन 860 जो उपकरण हैं जो किस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से। तो 860 उपकरण मिले हैं, ये मिले हैं महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया ये भाग है पंचमढ़ी होशंगाबाद का, और पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी किस जिले का भाग है, होशंगाबाद। तो ध्यान रखना यहाँ पर होशंगाबाद कि पंचमढ़ी होशंगाबाद से जो उपकरण मिले हैं वो 860 मिले हैं और ये होशंगाबाद जिले के हैं, लेकिन ये किसको मिले हैं, तो यहां पर याद रखना है आपको डॉक्टर HD सांकलिया, डॉक्टर HD सांकलिया। और इनके साथ में एक और पुरातात्विज्ञ थे सुपेरकर, सुपेरकर। तो ये सुपेरकर साहब और HD सांकलिया का भी पूछते हैं, तो भी किस नदी घाटी संबंध बता देना है, नर्मदा से। तो चीजें 3 क्वेश्चन यही बन गए ना हमारे कि अगर पुरातात्विक संबंध पूछता है अरुण सोनकिया, HD सांकलिया और सुपेरकर, इनका संबंध किस नदी घाटी से, तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, तो चीजें यहां पर देख लिए फटाफट आप लोग। पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का समय पहले भी बता चुका हूं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय काल है। और ये पत्थर युग था, इसमें जीवन का आधार शिकार हुआ करता था। आदि मानव बिल्कुल फ्री फंड में बैठते थे और यहाँ पर शिकार करते थे। औजार थे, औजार पत्थर के बने होते थे, और ये पत्थर के औजार है संग्रामपुर दमोह से मिले हैं। संग्रामपुर दमोह आग का आविष्कार हो चुका था और इसका उपयोग शिकार को पका के खाने में और अपनी रक्षा करने के लिए किया जाने लगा था। मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल सबसे पुराना गुफा समूह भीमबेटका रायसेन जिले में है। उसके बाद आदमगढ़ है, आदमगढ़ होशंगाबाद में है, जावरा रतलाम में है। तो आदमगढ़ होशंगाबाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। उसके बाद नर्मदा नदी घाटियां हैं या फिर नदी घाटियां हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो पहली है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नदी नर्मदा, दूसरी है सोन और उसके साथ में है चंबल। ठीक है, अमरकंटक से लेके होशंगाबाद, अमरकंटक मतलब अनूपपुर जिले का भाग है, और यहाँ होशंगाबाद तक ये यहाँ पर स्तनधारी जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। और सर्वाधिक पूरा पाषाणकालीन स्थल, और स्थल के साथ में यहाँ पर अगर उपकरण भी पूछता है कि उपकरण भी कहाँ से मिले हैं, तो नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। और उसके बाद मानव खोपड़ी के जीवाश्म जिसे बोला जाता है नर्मदा मानव। नर्मदा मानव की खोज किसने की, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की। कब की, 5 दिसंबर 1982 को की। कहां से की,
हथनोरा से की, ठीक है, हाथ से खोपड़ी पे हाथ फेरा और निकाल ली, ठीक है। और उसके बाद 860 औजार है, तो 860 उपकरण है, यहाँ पर उपकरण सॉरी है ना, उपकरण है, ये महादेव पिपरिया से मिले हैं और होशंगाबाद से मिले हैं। ये किसने निकाले हैं? ये एस डी सांकलिया साहब ने और सुपेरकर ने। पूरा पाषाण काल के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं मध्य पाषाण काल, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल समाप्त करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल की मध्यम अवस्था है। तो मध्य पाषाण काल है, इसका समय काल मैं पहले ही बता चुका हूं, जरा बताना आप लोग मध्य पाषाण काल का जो समय काल है, सोचो जरा क्या आ रहा है। 9000 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक का 4000 ईसा पूर्व का जो समय है वो है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व का समय काल है। अब मध्य पाषाण काल में अगर पूछता है, जैसे मैंने इस साल आपको पूरा पाषाण काल में लिखवाए थे, आदमगढ़ कहां पर, होशंगाबाद है, भीमबेटका, रायसेन, जावरा, रतलाम, लेकिन स्पेशली पूछता है कि क्या पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है, तो यहां पे आप लोगों को प्रमुख स्थल बताना है, तो वो प्रमुख स्थल हो जाएगा कौन सा? आदमगढ़। अब आदमगढ़ है यहां पर, तो आदमगढ़ किस जिले का भाग है? ये पहले ही बता चुका हूं, आदमगढ़ है होशंगाबाद जिले का भाग। आदमगढ़ होशंगाबाद में है, तो प्रमुख स्थल है आदमगढ़, होशंगाबाद, ठीक है। और इसके जो खोज करता है, आदमगढ़ के खोज करता है ये पुरातात्विज्ञ आर.बी. जोशी, आर.बी. जोशी। आदम, ठीक है, आदम आदमी कैसे रहता है? जोश में रहता है, ठीक है। तो वो जोश कहां से निकलेगा? ये जोशी साहब से निकलेगा। आदमगढ़ की खोज किसने की? आर.बी. जोशी ने की। और ये जो आदमगढ़ है ना, यही किस काल में घूमेगा? पूरे मध्य पाषाण काल में घूमेगा। क्यों? क्योंकि यहां सब क्वेश्चन बनने वाला है क्या कि सर्वप्रथम मानव के पशुपालन के जो साक्ष्य है, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अब मनुष्य ने क्या किया? यहां पर पशुओं को पालने शुरू कर दिया, तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? तो ये मिले यहां पर आदमगढ़, होशंगाबाद से। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला? तो पशुपालन में जो सबसे पहले है वो किसको पाला था? ये पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में, कुत्ता। तो कुत्ते के पालने के जो साक्ष्य है ना, वो भी कहां से मिलेगा? आदमगढ़, होशंगाबाद से। तो तीन चीजें ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ के खोज करता है आर.बी. जोशी। आर.बी. जोशी ने बताया था कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद से। कुत्ता है, कुत्ते के जो साक्ष्य है वो कहां से? आदमगढ़। अब कुत्ते तो पाल लिया, लेकिन कुत्ते का क्या? एक क्वेश्चन बनेगा यहां पर, यूं यहां पे देख लीजिए हमें ना, कि कुत्ते को यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो मानव जब कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, तो ये भी कहां से मिलेंगे? तो दफनाए जाने के साक्ष्य है, ये भी मिलते हैं आदमगढ़ से। तो आ गया ना मुख्य केंद्र में, तो ये आदमगढ़ हुआ। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या है? कुत्ते को ही पालते हैं, अभी भी वो किसको पाल रहे हैं? कुत्ते को पाल रहे हैं प्राचीन काल में कुत्ते को। और ज्यादा कुत्ते की वफादारी देखनी है आपको तो तेरी मेहरबानी मूवी देख लेना जयकिशन श्रॉफ साहब की। तो ये आ गया आदमगढ़, होशंगाबाद। लेकिन अब उसके बाद क्या चीजें आई? उसके बाद ये चीजें मिली कि एक स्थल है यहां पर, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, तो ये बाघ की गुफा कहां पर है? तो ये क्वेश्चन बनता है धार, ठीक है। बाघ की गुफा किस जिले में है? धार जिले में है। और किस नदी के तट पर है? तो बाघिन नदी के तट पर है। बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं हैं और ये धार जिले में है। और इस बाघ की गुफा के पास में ही कहां से? मध्य पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण से नव पाषाण काल तक के जो साक्ष्य मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? बाघिन नदी के आसपास वाले क्षेत्र से मिलेंगे। हो रहा है क्लियर यहां तक? अब उसके बाद एक और मुख्य बिंदु यहां से बनेगा, वो ये बनेगा कि सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा देखा था? भीमबेटका देखा था। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि चित्रकारिता के सर्वप्रथम साक्ष्य, चित्रकारिता के प्रथम साक्ष्य।
तो वो प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो वो मिले हैं भीमपेटका से। और भीमपेटका किस जिले में है, अभी बताया था भीमपेटका किस जिले में है, वो है रायसेन जिले में। तो ये भीमपेटका रायसेन से जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं ना, तो उसमें भी एक स्पेशलिटी ये है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि यौन संबंध से, ठीक है, यौन संबंधी चित्रकारिता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो साक्ष्य मिलते हैं भीमपेटका रायसेन से। हो रहा है क्लियर। तो चीजें यहां पे देख ले आप लोग। समय काल है, कहां से शुरू होता है, ये शुरू हो जाता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय काल का। और इसका जो मुख्य स्थल है, वो मुख्य स्थल है आपका आदमगढ़ होशंगाबाद। समय काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, आदमगढ़ होशंगाबाद इसका स्थल है। खोजकर्ता अगर पूछता है तो आरबी जोशी, ठीक है। और मनुष्य के सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलते हैं। कुत्ता कहां पर, कुत्ते के साक्ष्य जो मिले हैं पशुपालन के साथ में, वो आदमगढ़। या फिर सीधा देखिए कुत्ते से संबंधित मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, वो भी आदमगढ़ होशंगाबाद से। और बाकी गुफाएं धार जिले में है, बागी नदी के तट पर है। तो यहां से अब मध्य पाषाण से कहां जाएंगे, नवपाषाण। अब मनुष्य कहां पर, मध्य से पाषाण नवपाषाण काल की ओर जाएगा। तो इसके साक्ष्य मिले हैं बाघ की गुफा धार में, बागी नदी के तट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य आदिमानव के मिले हैं, वो भीमपेटका रायसेन से मिले हैं। और इसमें क्या स्पेशलिटी है, यौन संबंध। सभी युवा अवस्था में है, समझते होंगे यौन संबंध के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद अब शुरू हो रहा है हमारा नवपाषाण काल। यह तीसरी और आखिरी अवस्था है हमारी प्रागैतिहासिक काल में। तो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल का समय काल बताइए क्या है, अभी बताया था नवपाषाण काल है 4000 ईसा पूर्व से लेके कहां तक, तो 4000 ईसा पूर्व से आपको बताया गया था 2500 या फिर 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या है, नवपाषाण काल। तो ये नवपाषाणकालीन सभ्यता थी 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब नवपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने देखा था आग का आविष्कार हो चुका था किसमें, पूरा पाषाण काल में। और वहां पर भोजन को बिल्कुल पका के खाने का भी विचार आदि मानव ने सीख लिया था। लेकिन नवपाषाण काल के बाद फिर मध्य पाषाणकालीन अवस्था आई, उसमें भी संघर्ष होता रहा। लेकिन फिर आया नवपाषाण काल। यहाँ पर अभी भी धातु का उपयोग नहीं हुआ है, सीधा पत्थरों का ही युग चल रहा है। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर बदलेगी। कब तक भटकूंगा राहों में, एक दिन तो घर बनाना ही पड़ेगा। तो ये कहां पे बनेगा, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल का जो एक पॉइंट बनेगा कि आदि मानव ने कौन सी प्रवृत्ति, स्थायी निवास की प्रवृत्ति। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आदि मानव ने या फिर मानव ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति को कब ग्रहण किया या कब अपनाई। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया गया था नवपाषाण काल में। अब ये स्थायी निवास तो बन गए, लेकिन अब क्या घर यूं ही चलेगा क्या, कुछ कमाना तो पड़ेगा। लेकिन आदि मानव तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए क्या किया हमने, उनकी जो आवश्यकता है उनके अनुरूप ही उन्होंने व्यवसाय क्या शुरू कर दिया। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति के साथ में उन्होंने किसका आविष्कार कर लिया, कृषि का आविष्कार कर लिया। तो कृषि का आविष्कार अगर पूछता है तो वो भी किस काल का भाग है, नवपाषाण काल। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति और कृषि का आविष्कार दोनों नवपाषाण काल में। अब कृषि खेती करने के बाद क्या हुआ, अनाज की पैदावार हुई। अब अनाज की पैदावार को उठाने के लिए, भार को कम करने के लिए या उनको ढोने के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या हुआ, पहिए का आविष्कार कर लिया। मतलब गाड़ी का आविष्कार किया। मतलब पत्थरों को क्या करा, लुढ़कते हुए देखा तो उन्होंने उसके अनुरूप ही क्या करा, फिर धीरे धीरे लकड़ी के लट्ठे काटे और इस काल में उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। तो और क्वेश्चन भी आता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार हो चुका था ये नवपाषाण काल में। तीन चीजें हो गई। अब उसके बाद नवपाषाण काल का मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या, तो नवपाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिला कौन सा, राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। भोपाल के प्रमुख स्थल है, उन स्थलों में है पहला मनुआभान टेकरी। मनुआभान टेकरी याद रखना, मनुआभान टेकरी। दूसरा आता है नेवरी गुफा, ये यहीं से क्वेश्चन बनेगी कि नेवरी गुफा का है। और तीसरा है श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स
तीन चीजें हो गई, मनोअभान टेकरी, नेवरी गुफा और श्यामला हिल्स से नवपाषाण काल का यह संबंध है कि इन तीनों स्थानों से खांचेदार उपकरण मिले हैं। खांचेदार उपकरण, तो क्वेश्चन बनता है कि खांचेदार उपकरण कहां से प्राप्त हुए, तो तीन तो ये ऑप्शन दे देगा। अगर ये ऑप्शन भी नहीं आते हैं तो फिर यही आता है कि खांचेदार उपकरण किस जिले से प्राप्त हुए, तो वहां पे सीधा बता देना भोपाल से प्राप्त हुए। लेकिन भोपाल का ही एक क्षेत्र आपका बेरागढ़, जैसे ही यहां से आप इंदौर से भोपाल की ओर जाते हैं तो एक स्थान मिलता है बेरागढ़। तो बेरागढ़ है, तो बेरागढ़ भोपाल से क्या मिला, अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद के समान अर्धचंद्राकार उपकरण मिले हैं। तो अर्धचंद्राकार पूछता है तो बेरागढ़ भोपाल से। फिर इसके बाद बड़े भोपाल के बाद आता है जबलपुर। तो जबलपुर एक मुख्य रूप से नवपाषाणकालीन स्थलों को लेके चला है। तो जबलपुर क्या, तो जबलपुर में घाट प्रसिद्ध है। दिमाग में आ गया होगा कौन सा घाट, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, भेड़ाघाट, संगमरमर नगरी भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट के साथ ही महात्मा गांधी की अस्थियां कहां विसर्जित की गई थी, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये है तिलवारा घाट या तिलवाड़ा घाट, देख लेना जैसा भी ऑप्शन में आए, तिलवारा घाट। तो भेड़ाघाट, तिलवारा घाट और एक और घाट है जिसका नाम कभी सुना होगा आपने, लमेटा। लमेटा, ठीक है, मेटा एक शब्द आ रहा है, ठीक है, फेसबुक ने अपना नया नाम क्या कर लिया है, मेटा। ठीक है, तो भेड़ाघाट, तिलवारा घाट और लमेटा घाट, ये तीनों के तीनों स्थल है। तो ये स्थल हमारे किस जिले में है, ये जबलपुर जिले में है। और इन स्थलों से सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले हैं, अब मैंने यहां बताया था मानव स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई है, तो मानव बस्ती के साक्ष्य, मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो वो मिले हैं भेड़ाघाट जबलपुर, लमेटा घाट जबलपुर और तिलवारा घाट जबलपुर से। हो गया क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि एक फेमस आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। अब चचाई जलप्रपात तो सभी को पता है कहां पर है, चचाई जलप्रपात कहां पर है, रीवा। और रीवा का ही एक आम अनुसंधान केंद्र जहां पर पड़ता है, ठीक है, कहां पर, गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ में एक तालाब है, गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ तालाब। तो दोनों की चीजों को याद रखना, सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब, ये भी कहां पर है, रीवा में है। तो ये जो स्थल है ना, यहां से क्या मिला, यहां से मिले लघु पाषाणकालीन उपकरण, लघु पाषाणकालीन उपकरण या लघु पाषाण उपकरण में यहां पे सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब चीजें क्लियर है यहां तक। ये प्रमुख स्थल कौन से हो गए, चचाई जलप्रपात और गोविंदगढ़ तालाब। और उसके बाद एक और बच जाता है जो मैंने लिखवाया था कि मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया, पत्थर का उपयोग किया था। पत्थर के औजार कहां से मिले थे, हमें मिले थे इसके पहले संग्रामपुर घाटी। कहां से मिले थे, संग्रामपुर घाटी। अभी बताया संग्रामपुर घाटी कहां पर है, ये जिला भी बताया था। संग्रामपुर घाटी किस जिले में है, दमोह जिले में है। तो संग्रामपुर घाटी दमोह जिले में है। तो दमोह जिले से क्या मिले हैं, तो यहां से मिले नवपाषाणकालीन उपकरण, नवपाषाणकालीन उपकरण या नवपाषाण काल के हथियार। हथियार तो नहीं, औजार लिख लेना आप लोग, औजार, औजार। ठीक है, तो ये हुआ संग्रामपुर घाटी दमोह में नवपाषाण काल औजार है। ये बार बार है ना आपको स्क्रीनशॉट का इसलिए बोला जाता है ताकि आप क्या करें। अब मेरा बोर्ड भी भरा जाता है, इतना ज्यादा स्पेस नहीं मेरे पास, वो बिल्कुल स्क्रीनिंग नहीं चल रही। ठीक है, यहाँ मैं जितना लिखता हूँ उतना स्पेस बड़े अक्षर में लिखना पड़ता ताकि आपको स्पेस दिखे। और स्क्रीनशॉट का इसलिए बोल दिया जाता है ताकि आप क्या करें, शुरुआत से ही अपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर कर ले कि आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। ठीक है, आप नोट्स बनाइए अपने हिसाब से और नोट्स बनाने के साथ में वीडियो को अच्छे से देखिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग लास्ट में जाके लिंक को खोलेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके और टेस्ट देना ना भूले। टेस्ट सब मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको बिल्कुल फ्री में ही मिलेगा। तो नवपाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व का समय काल है। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति को धारण कर लिया था और स्थायी के साथ में कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। और कृषि किसके बिना अधूरी है, पहिए के बिना। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार हो गया नवपाषाण काल में। भोपाल, ये याद रखना, मनोअभान टेकरी, नेवरी गुफा और श्यामला हिल्स, ये फेमस स्थल है आपके। और यहां से खांचेदार उपकरण मिले हैं, खांचेदार उपकरण, ये खांचेदार उपकरण है। और यहां पर है अर्धचंद्राकार उपकरण। तो अर्धचंद्राकार उपकरण कहां पर है, बेरागढ़। और लास्ट में आता है
जबलपुर का भेड़ाघाट, तिलवारा घाट जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई है, संगमरमर राजधानी लमेटा, ठीक है, यहां से मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब या फिर गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, रीवा में है। यहां से क्या मिले हैं, यहां से मिले हैं लघु पाषाणकालीन उपकरण। और लास्ट आता है आपका संग्रामपुर घाटी, और ये है दमोह जिले में, और यहां से नव पाषाणकालीन उपकरण या औजार मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके बाद ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साथ।